हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ्रांसीसी क्रांति पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति में हम लोग ये देख लेते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को दिया क्या। 3 शब्द दिए हैं: स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। स्वतंत्रता का मतलब होता है हमें अभिव्यक्ति, बोलने की या कोई भी पेशा अपनाने की या कुछ भी लिखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। समानता का मतलब होता है कि पद और प्रतिष्ठा योग्यता के आधार पर मिले। बंधुत्व का मतलब होता है कि विश्व में, पृथ्वी पे जहां भी प्राणी रहते हैं वो सब एक दूसरे के संबंधी हैं, भाई हैं, मानवीय चीजें हैं ये। अब आते हैं एक एक चीजों पे डिस्कस करते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति हुई कैसे। फ्रांस की क्रांति को समझने से पहले हम फ्रांसीसी समाज को समझ लेते हैं। फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था। पहला वर्ग है फर्स्ट स्टेट, दूसरा वर्ग है सेकंड स्टेट और तीसरा स्टेट। अब देखिए, फर्स्ट स्टेट में कौन कौन आता था? चर्च प्लस राजा। दूसरे स्टेट में कौन आते थे? सामंत, जिन्हें आप फ्यूडल कहते हैं, प्लस कुलीन लोग, जिन्हें आप इलीट कहते हैं। स्टेट में कौन कौन आते थे? निम्न वर्ग। ये समाज का निम्न वर्ग था। ये दोनों वर्गों को विशेषाधिकार प्राप्त था कई प्रकार के, लेकिन ये सरकार को किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं दिया करते थे। ये समाज का निम्न वर्ग था। कृषि भी यही करता था, उद्योगों में मजदूरी भी यही करता था, सरकार को सारे प्रकार के टैक्स यही देता था। इसी के टैक्स के पैसे से चर्च, राजा, सामंत और कुलीन का खर्चा चलता था। तो ये तो इनकी सामाजिक स्थिति थी। अब हम फ्रांसीसी क्रांति को 3 आधारों में बांट सकते हैं। कोई भी क्रांति, मैंने पहले भी बताया था, शून्य में नहीं होती, उसके लिए पृष्ठभूमि तैयार होती है। फ्रांस की क्रांति के लिए क्या पृष्ठभूमि तैयार हुई थी? सबसे पहले देखते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण यानी आप सीधे शब्दों में समझ सकते हैं, पैसा। फ्रांस के पास पैसा नहीं था। कारण क्या था? कारण था फ्रांस वर्सेस ब्रिटेन, दोनों के बीच में सीधा संघर्ष हुआ था और इस लड़ाई को कहा जाता है विश्व इतिहास में, वर्ल्ड हिस्ट्री में, सप्तवर्षीय युद्ध। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था 1756 से लेके 1763 तक ये लड़ाई लड़ी गई थी। इसमें ब्रिटेन ने भी बहुत पैसा खर्चा किया था और फ्रांस ने। दोनों की हालत बड़ी नाजुक हो गई थी। इसके बाद आर्थिक कारण में अगला कारण क्या है? ब्रिटेन की एक कॉलोनी थी अमेरिका। अमेरिका में विद्रोह हुआ ब्रिटेन के खिलाफ। वो लोग ब्रिटेन से आजादी चाहते थे। मैंने पिछले लेक्चर में बताया, जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में फ्रांस ने जॉर्ज वाशिंगटन और उन युवाओं को जिन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ बगावत की थी अमेरिका में, फ्रांस ने उनको पैसा देना शुरू कर दिया, फंडिंग। अमेरिका ब्रिटेन से तो आजाद हो गया, फ्रांस का सपना भी पूरा हो गया, पर फ्रांस ब्रिटेन को बर्बाद करने के चक्कर में आर्थिक रूप से खुद भी बर्बाद हो गया। और उस पैसे की भरपाई करने के लिए फ्रांस ने अपनी जनता पे नए नए कर लगाने शुरू कर दिए। न केवल नए नए कर लगाए गए, बल्कि इनकी मात्रा भी बहुत अधिक हुआ करती थी। जनता इन करों के बोझ से दबती चली गई। असहनीय पीड़ा से भरकर जनता ने अब बगावत का फैसला किया। आगे, क्रांति का एक राजनैतिक कारण भी था। राजनैतिक कारण क्या है? जैसे हमारे देश में इस समय संसद होती है, उसी तरीके फ्रांस में एक संस्था होती थी, स्टेटस जनरल। स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई जाती थी। इस बैठक में जो निर्णय लिए जाते थे वो बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते थे कि क्या हमें टैक्स लगाना है कि नहीं लगाना है, अगर लगाना है तो कितना लगाना है, उनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, क्या जनता इस टैक्स की मात्रा को दे पाएगी। लेकिन क्रांति जब हुई
तो उसके 175 साल पहले से स्टेटस जनरल की कोई बैठक नहीं बुलाई गई। उसका कारण और उसका परिणाम क्या हुआ? कारण यह था कि राजा सारी शक्तियां अपने हाथ में रखना चाहता था और उसका परिणाम हुआ कि राजा निरंकुश हो गया। इसके ऊपर किसी प्रकार का अंकुश नहीं रहा। इसका एक छोटा सा उदाहरण है, लुई 14वां, यह फ्रांस का राजा था। सत्ता का केंद्रीकरण इसके अंदर इतना ज्यादा था, यही न्यायाधीश था, यही सेनापति था, यही प्रधानमंत्री था, यही राष्ट्रपति था, यही जज था, यही जल्लाद था, यही पुलिस था, यही सेना था। यह कहा भी करता था, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं। जो मेरे मुंह से निकल जाए वही नियम है, वही कानून है। लुई 14वां के बाद लुई 15वां सत्ता में आया। इसके बाद लुई 16वां सत्ता में आया। जब क्रांति हुई 14 जुलाई 1789 को, तो उस समय फ्रांस का राजा लुई 16वां था। कोई अयोग्य शासक नहीं था, लेकिन इसका दुर्भाग्य यह था कि इसकी पत्नी का नाम मेरी अंतोइनेट था। यह एक विलासी महिला थी। एक छोटा सा किस्सा है ऐतिहासिक। इसके समय में अकाल पड़ा था, खजाना भी खाली था, उत्पादन नहीं हो पा रहा था, फसलें बर्बाद हो चुकी थी, वस्तुओं की कीमतें बढ़ चुकी थी और बढ़ने के कारण यह स्थिति आ गई थी कि केक सस्ता हो गया था और रोटी महंगी। जनता भागकर राजा के पास जाती है, रानी के पास आती है। रानी मेरी अंतोइनेट से जनता कहती है, यह घटना है 1 मई 1789 की। जनता मेरी अंतोइनेट से कहती है, हे महारानी, यह आपका कैसा शासन है कि केक सस्ता है आपके राज्य में और रोटी महंगी। तो रानी कहती है, तो केक खाइए, जो चीज सस्ती वो खाइए, आप रोटी क्यों खा रहे? ये व्यंग जनता को अच्छा नहीं लगा और जनता ने 1 मई 1789 को 1 मई 1789 को बगावत कर दी। और बगावत के बाद लुई 16वां को बंदी बना लिया गया। आगे यही 1 मई को एक और घटना हुई जो पूरे विश्व इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो हुआ ये था कि 1 मई 1789 को जब गोली चली थी और लोग काफी मात्रा में मारे गए थे, तो इसी में एक व्यक्ति था, वो अपनी शर्ट निकालता है और जहां पे खून बह रहा था उस खून में अपनी शर्ट भिगोता है। शर्ट का रंग लाल हो जाता है और एक तरीके से ये लाल झंडा बन जाता है। और इसी ऐतिहासिक घटना के कारण आज पूरे विश्व में 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए, बगावत के बाद जनता एक किले की तरफ बढ़ती है। यह किला हालांकि जेल बन चुका रहता है, उस किले की तरफ बढ़ती है जहां पे लुई 16वां ने उन लोगों को कैद रखा था जो उसके खिलाफ बगावत करते थे। और इस किले का नाम था बास्तील। 14 जुलाई 1789 को जनता ने इस किले पे हमला कर दिया और किले को अपने कब्जे में ले लिया। सभी कैदियों को छोड़ दिया गया और 14 जुलाई को, इस ऐतिहासिक घटना के कारण ही फ्रांस में 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। इस संघर्ष के बाद एक सभा बुलाई जाती है। पेरिस में एक बड़ी प्रसिद्ध जगह है जिसका नाम है टेनिस कोर्ट। टेनिस कोर्ट में एक सभा बुलाई जाती है और इस सभा में का नाम नेशनल असेंबली रखा जाता है। नेशनल असेंबली एक संविधान बनाती है।
एक संविधान बनाती है और इस संविधान में राजतंत्र, ये बहुत बड़ी घटना है क्योंकि अमेरिका का संविधान जब बना था तो उसमें राजा का कोई पद नहीं था, लेकिन फ्रांस की क्रांति के बाद जो संविधान बन के तैयार होता है उसमें राजतंत्र है, मोनार्की है, लेकिन ये राजतंत्र निरंकुश नहीं है बल्कि ये संवैधानिक राजतंत्र है, यानी राजा होगा लेकिन ये संविधान के दायरे में रह के काम करेगा। तो ये फ्रांसीसी क्रांति की सबसे बड़ी घटना है कि राजा होगा लेकिन संवैधानिक दायरे में सारे निर्णय वो स्वयं नहीं लेगा बल्कि संसद द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर ही वो कोई कार्य करेगा। इसके बाद सत्ता लुई 16वां के हाथ से निकलकर नेशनल असेंबली के पास चली जाती है। नेशनल असेंबली दो गुटों में बढ़ जाती है, दो गुटों में। एक गुट मध्यम वर्ग का था और दूसरा गुट समाज के निम्न वर्ग का था। मध्यम वर्ग की खासियत यह थी मिडिल क्लास की कि यह मान के चलता था कि अब और ज्यादा परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे चल रहा है चलने दो। निम्न वर्ग की यह खासियत थी, यह और परिवर्तन चाहता था, यह चाहता था कि और क्रांति और मजबूत हो, समाज के बड़े वर्ग से संपत्ति को छीनकर निम्न वर्ग में बांट दिया जाए। इन्हीं मध्यम वर्ग को एक नाम दिया गया जेरोंदे। जेरोंदे ये गुट पार्टी, और निम्न वर्ग का एक गुट था जिसका नाम था जैकोबियन। जैकोबियन, इनका एक नेता था जैकोबियन का, रॉब्सपियर। रॉब्सपियर ने सत्ता अपने पास ले ली और उन सभी लोगों को जो रॉब्सपियर का विरोध करते थे, रॉब्सपियर उन लोगों को मरवा देता था, उन लोगों को मरवा देता था। रॉब्सपियर के शासनकाल को फ्रांस में आतंक का काल कहते हैं। आतंक का काल, चुन चुन कर उन लोगों को मारने की कोशिश करता है जो उसके विरोधी थे। जैकोबियन और रॉब्सपियर लुई 16वें को भी मारने की कोशिश करते हैं। लुई 16वें की मदद के लिए एक व्यक्ति आता है जो सेना में अधिकारी था, सिपाही से एक बड़े पद पर पहुंचा जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट आता है और रॉब्सपियर को मारकर सत्ता अपने हाथ में ले लेता है और ये लुई 16वां को भी मार देता है। तो ये फ्रांसीसी क्रांति है। अब फ्रांसीसी क्रांति में हमें दो लाइनें पढ़नी है, दो स्टेटमेंट्स जो ऐतिहासिक स्टेटमेंट्स है। नंबर एक स्टेटमेंट्स है नेपोलियन, ध्यान दीजिएगा, नेपोलियन क्रांति का शिशु भी था और हंता भी। अब देखिए इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अगर फ्रांसीसी क्रांति ना हुई होती और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे शब्द न निकले होते तो एक मामूली सिपाही से इतने बड़े पद तक नेपोलियन कभी ना पहुंच पाता। यानी नेपोलियन इस मुकाम तक इसीलिए पहुंचा, रॉब्सपियर अपने इस मुकाम तक इसीलिए पहुंचा क्योंकि फ्रांस की क्रांति ने कुछ ऐसे शब्द दिए थे और उन शब्दों और सिद्धांतों का फायदा उठा के ये इतने बड़े पद पे पहुंचे। दूसरी चीज, ये क्रांति के हंता भी थे। इन्होंने क्रांति के उस पवित्र विचार को भी मार दिया जिसे समानता कहते हैं, बंधुत्व कहते हैं और स्वतंत्रता कहते हैं। खुद तो बड़े पदों पर पहुंच गए लेकिन इनके खिलाफ जब कोई कुछ कहता था तो उसे मार दिया करते थे। एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है राजनीति की भाषा में, गिलोटीन, यानी आपके विचारों का अगर कोई विरोध करता है तो उसे मार डालिए। यह गिलोटीन परंपरा, यानी फ्रांस की क्रांति हमें यह बताती है कि क्रांति करना कोई बड़ी घटना नहीं है, सत्ता का सही हाथों में स्थानांतरण कैसे हो। अब आप देख लीजिए
14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अस्तित्व में आया और 15 अगस्त 1947 को भारत। वहां कितनी बार सैनिक शासन लागू हुआ? भारत में देखिए, जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, सत्ता अभी तक किसी गलत हाथों में नहीं पहुंची। इसका मतलब है कि भारतीय लोकतंत्र में संस्थाएं इतनी मजबूत, और लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि संस्थाएं मजबूत होनी चाहिए, व्यक्ति मजबूत नहीं होना चाहिए। आज देखिए, कोविड-19 की समस्या आई है तो हर जगह या तो पुलिस दिखाई देती है, डॉक्टर दिखाई देते हैं, यानी पावर आज उनके पास चला गया। तो संस्थाओं को मजबूत करने की जरूरत है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, लोक सेवा आयोग, लोकसभा, राज्यसभा, संस्थाओं को मजबूत किया जाता है, व्यक्ति को मजबूत नहीं किया जाता। जब आप व्यक्ति को मजबूत करेंगे तो उसका परिणाम यही होगा कि सत्ता बदलेगी, और जब भी सत्ता बदलती है तो माओ से तुम कहा करते हैं, सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। यानी एक रास्ता यह भी है हिंसा का, आसानी से सत्ता प्राप्त की जा सकती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो था वो यहीं तक था। हां, एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो निर्णय लिया गया है कि लॉकडाउन के दौरान आप लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास चलाई जाएगी, तो वर्ल्ड हिस्ट्री को कुछ इस तरीके पढ़िए, आपको टाइम पास करना, मनोरंजन करना है, एक कहानी के तरीके लीजिए। ये आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, लेखपाल, सिपाही, दरोगा भर्ती में ये सारी चीजें नहीं आती। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बता दिया था कि ये स्मार्टनेस के लिए। वीडियो देखते समय पेन कॉपी लेके बैठने की जरूरत नहीं है। उसकी जरूरत आपको तब पड़ती है जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तब उसकी जरूरत पड़ती है। अब अगर इन सब बातों को बार बार कहने से भी आप नहीं समझते हैं तो कंपटीशन की मूल भावना को आप कैसे समझेंगे? और हर चीज अगर आपको वीडियो में ही उपलब्ध करा दी जाएगी तो क्लास कौन करेगा? ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।